Hello everyone, we are going to start class 9th NCERT Civics chapter 4 Working of Institutions Overview। तो देखो डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ते आए और डेमोक्रेसी ना सिर्फ रूलर्स को इलेक्ट करने जितना ही नहीं होता। एक डेमोक्रेसी में इन रूलर्स को ना कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो भी करना होता है। उनको कुछ इंस्टीट्यूशंस मतलब संस्थान में संस्थान के तरीके से काम करना होता है। ये चैप्टर हमें ना इन डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनकी वर्किंग के बारे में ही समझाएगा। हम ये समझने की कोशिश किस तरह से करेंगे कि कुछ जो मेजर डिसीजंस लिए गए हैं ना और उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया अपने कंट्री में, उनको देखकर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी देखेंगे इन डिसीजन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको किस तरह से रिजॉल्व किया गया। इस पूरे प्रोसेस में हम तीन इंस्टीट्यूशंस जो कि मेजर डिसीजंस में काफी की रोल रखते हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, वो तीन इंस्टीट्यूशंस कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बारे में समझेंगे। हमने पहले भी देखो इन इंस्टीट्यूशन के बारे में ना पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब हम कुछ क्विकली समराइज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम आंसर कर करके। हम हर एक इंस्टीट्यूशन के बारे में ना कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, जैसे ये इंस्टीट्यूशन करता क्या है, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये दूसरे इंस्टीट्यूशन के से कैसे कनेक्टेड है, और इस इंस्टीट्यूशन को क्या बातें हैं जो कम या ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाती है। और एक जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमें ये समझना है, कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना ये किस तरह से गवर्नमेंट का काम करते हैं। कभी कभी हम इनको ना जो दूसरी डेमोक्रेसीज है जैसे यूएसए की डेमोक्रेसी या फिर ब्रिटेन की डेमोक्रेसी, दूसरी डेमोक्रेसीज के सिमिलर इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करके भी देखते हैं, कंपेयर करके भी देखते हैं। इस चैप्टर में हम अपने ही देश की गवर्नमेंट मतलब नेशनल लेवल गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, इसी के एग्जाम्पल से देखने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ते हुए ना हम काफी एग्जांपल्स के बारे में भी सोच सकते हैं कि अपने स्टेट में गवर्नमेंट किस तरह से चलती है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जांपल से रिलेट करके देख सकते हैं। देखो एक मेजर डिसीजन कैसे लिया जाता है, एक एग्जांपल से बता रहे हैं। और एक गवर्नमेंट ऑर्डर, देखो 13 अगस्त 1990 को ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर को इशू किया। और इस ऑर्डर को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। जैसे दूसरे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं इसी तरह से इस ऑर्डर को भी ना एक नंबर से जाना जाता था, जैसे ओएम नंबर 36012/31/90 EST SCT। और ये किस डेट को रिलीज किया गया था, 13/8/1990। जॉइंट सेक्रेटरी कौन होते हैं, ये एक ऑफिसर होते हैं किस डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन। और ये किस मिनिस्ट्री में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। तो इस डिपार्टमेंट में ये जो सेक्रेटरी होते हैं ना इन्होंने इस ऑर्डर को साइन किया था। और ये बियरली एक पेज का ही ऑर्डर था। और ये दूसरे कोई भी जो रेगुलर सा ऑर्डिनरी से सर्कुलर अपने स्कूल्स में दिखता है ना उसी तरह का ऑर्डर था दिखने में तो। और गवर्नमेंट ने ना ऐसे ही लगभग 100 से ज्यादा ऑर्डर्स अलग अलग मैटर्स पे रोज पास करती है गवर्नमेंट। लेकिन ये जो ऑर्डर था ना ये काफी इंपॉर्टेंट था और काफी सालों तक इस पर ना कंट्रोवर्सी भी रही है। अब देखते हैं ये डिसीजन कैसे लिया गया और उसके बाद क्या हुआ। देखो ये उसका दिखाया हुआ है कुछ कुछ पेपर्स पे क्या ऑर्डर था। देखो ये ऑर्डर जो है ना ये एक मेजर पॉलिसी डिसीजन को अनाउंस कर रहा था। इस ऑर्डर में कहा गया था कि 27% वैकेंसीज जो होती है ना सिविल पोस्ट में या सर्विसेज में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है उनको रिजर्व कर दो सिर्फ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एसईबीसी के लिए। एसईबीसी ना एक दूसरा नाम है जो उनके लिए यूज किया जाता है जो कि उन कास्ट से बिलोंग करते हैं जिनको ना गवर्नमेंट बैकवर्ड कंसीडर करती है। और जो जॉब रिजर्वेशन का बेनिफिट है ना वो अब तक तो देखो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को मिल रहा था, लेकिन अब एक नई तीसरी कैटेगरी आ गई है, एसईबीसी। एसईबीसी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब जो लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे ना, जो इस बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करेंगे वही सिर्फ इस 27% जॉब कोटा के लिए एलिजिबल है, दूसरे इन जॉब्स पे कम्पीट नहीं कर सकते। द डिसीजन मेकर, तो देखो किसने डिसाइड किया इस तरह का मेमोरेंडम इशू करने के लिए। क्लियरली ऐसा कोई बड़ा सा डिसीजन जो होता है उसको एक व्यक्ति तो ले नहीं लेगा, जो भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है सिर्फ उसका ऑर्डर थोड़ी होगा। ऑफिसर को तो सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस उसको मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ने दी है, मतलब जो मिनिस्टर्स है ना इसका पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस का, उसने जो इंस्ट्रक्शंस दिए ऑफिसर तो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट इसी का पार्ट है। लेकिन हम ऐसा गैस कर सकते हैं कि इस तरह का मेजर डिसीजन जो है इसमें दूसरे भी पदाधिकारी होंगे जरूर, कंट्री के दूसरे भी पदाधिकारियों ने अपना अपना मत दिया होगा। हमने पहले भी पढ़ा है कि क्लासेस में कि ये किस तरह के फंक्शनरीज होती है, क्या कुछ ये अधिकारी होते हैं। अब हम कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, जैसे ये मेन पॉइंट्स याद भी रखना आप कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, प्रेसिडेंट तो होते हैं हेड ऑफ स्टेट और इनको हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी माना जाता है कंट्री में। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एक्चुअल पावर्स को यही यूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं।
और जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स होती है ना, उनके मेजर डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। पार्लियामेंट में देखो, पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में होते हैं प्रेसिडेंट और दो हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर के पास लोकसभा मेंबर्स की मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए। तो फिर देखो, क्या ये जो ऑफिस मेमोरेंडम निकला, क्या इसमें ये सभी लोग इन्वॉल्व थे, जितनों का भी अभी हमने पढ़ा है। अब हम देखेंगे ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था ना, ये काफी जो इवेंट्स हुए ना, उनकी परिणति थी। उनके बाद ही ये मेमोरेंडम आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 में अपॉइंट किया था, और इसको हेड कौन कर रहे थे, इसको हेड कर रहे थे बीपी मंडल। इसीलिए पॉपुलरली इस कमीशन को क्या कहा जाता है, मंडल कमीशन। ऐसा कहा गया था इनसे, मतलब ऐसा कहा गया था कमीशन से कि आप ना उस क्राइटेरिया को डिटरमाइन करो कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि किसको इंक्लूड किया जाए सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में इंडिया में, और ऐसे स्टेप्स भी बताओ कि उनकी एडवांसमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में ही दे दी थी, और इसमें काफी रिकमेंडेशंस थी। और इनमें से ही एक रिकमेंडेशन थी कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स है ना, उसको रिजर्व कर दो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। जो रिपोर्ट और उसकी रिकमेंडेशंस थी ना, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया कुछ ईयर्स तक। काफी पार्लियामेंटेरियंस या पार्टीज जो है ना, उन्होंने डिमांड की कि जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस थी ना, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर फाइनली जो लोकसभा इलेक्शन था ना 1989 का, वो आ गया। अब इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ही जनता दल ने प्रॉमिस कर दिया कि अगर जनता दल पावर में आता है तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देगा। जनता दल ने देखो इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बना ली। तो जनता दल के जो लीडर थे वीपी वीपी सिंह, वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। तो उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद की काफी डेवलपमेंट्स है जिनको अभी हम देखते हैं। देखो क्या डेवलपमेंट्स थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, तो वो उसमें अनाउंस कर देते हैं कि गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि वो जो रिकमेंडेशंस थी ना मंडल कमीशन को, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने एक फॉर्मल डिसीजन लिया कि वो इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब अगले ही दिन प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जो थे ना, उन्होंने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि ये जो डिसीजन है ना, ये एक स्टेटमेंट की तरह उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया दोनों के दोनों हाउसेस में इस डिसीजन के बारे में। और जो डिसीजन था ना कैबिनेट का, अब फाइनली उसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेज दिया गया। और जो सीनियर ऑफिसर्स थे ना इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक ऑर्डर को ड्राफ्ट किया, और जो कैबिनेट डिसीजन का निर्णय था उसके हिसाब से इसको ड्राफ्ट किया गया था, और मिनिस्टर का अप्रूवल ले लिया। अब देखो एक ऑफिसर जो थे ना, उन्होंने साइन कर दिया यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर। और इसी तरह से OM नंबर 36012/31/90 का जन्म हुआ 13 अगस्त 1990 को, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ये देखो, ये दिखाया हुआ है, ये दिखाए हुए, ये इम्प्लीमेंट हो गया था ऑर्डर इस डेट को। अब देखो इसके बाद के कुछ मंथ्स तक ना, ये काफी हॉटली डिबेटेड इशू था कंट्री में। जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स थे ना, वो अलग अलग व्यूज को प्रेजेंट कर रहे थे और ओपिनियंस को भी प्रेजेंट कर रहे थे इस डिसीजन को लेकर। तो इसी कारण देश में ना काफी प्रोटेस्ट होने लगे, और उन प्रोटेस्ट के बदले में काउंटर प्रोटेस्ट भी होने लगे। इनमें से कुछ प्रोटेस्ट जो थे वो वायलेंट भी थे। लोग ना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि इस डिसीजन से ना थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो थी उस पर इफेक्ट आ रहा था। कुछ लोगों को लगता था कि जो पहले से इनइक्वालिटीज है ना इंडिया में कास्ट के कारण, उसके कारण जॉब रिजर्वेशंस काफी जरूरी हो जाता है। उन्हें लगता था कि इसके कारण ना, अगर जॉब रिजर्वेशंस आ जाएंगे तो इस इन कम्युनिटीज को भी एक फेयर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, जो कि पहले नहीं मिलती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन दूसरों को लगता था कि ये अनफेयर भी है, क्योंकि इसीलिए इससे ना जो लोग बैकवर्ड कम्युनिटीज से बिलोंग नहीं करते, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। उनको उन जॉब्स के लिए डिनाई कर दिया जाएगा, हालांकि वो क्वालिफाइड होंगे उस जॉब के लिए। कुछ को ऐसा लगा कि इसके कारण ना लोगों के अंदर बल्कि और भी ज्यादा कास्ट रिलेटेड फीलिंग्स आ जाएंगी, और नेशनल यूनिटी पर खतरा भी हो सकता है। इस चैप्टर में हम ये तो डिस्कस नहीं करेंगे कि ये डिसीजन सही था या गलत था। हम सिर्फ एग्जाम्पल देखने वाले हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि किस तरह से मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं और कंट्री में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कौन करता है? हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना इंडिया में, ये जो भी गवर्नमेंटल डिसीजंस में डिस्प्यूट्स आते हैं उनको सेटल करते हैं। कुछ जो लोग या इंस्टीट्यूट या एसोसिएशंस होते हैं, उन्होंने ना इस ऑर्डर को अपोज किया, और काफी केसेस जो है ना कोर्ट में फाइल कर दिए। उन्होंने कोर्ट के आगे अपील की कि इस ऑर्डर को ना इनवैलिड डिक्लेयर कर दो और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक दो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो था ना, उन्होंने इन सभी केसेस को बंच कर दिया एक साथ ही,
और इस केस को क्या कहा जाता है, इस केस को कहा जाता है इंदिरा सानी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 11 जजेस जो थे ना सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स को सुना और एक मेजोरिटी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे ना, उन्होंने 1992 में डिक्लेयर कर दिया कि ये जो ऑर्डर है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये वैलिड है। और सेम टाइम पर ही सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप ना इसको मॉडिफाई करो, ओरिजिनल ऑर्डर को थोड़ा मॉडिफाई करो। ऐसा कह गया कि ना जो वेल टू डू पर्सन है ना बैकवर्ड क्लासेस में भी, इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने ना तुरंत फिर दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम इशू कर दिया 8 सितंबर 1993 को, और ये जो डिस्प्यूट था ना ये खत्म हो गया और ये पॉलिसी तब से अब तक फॉलो होती आ रही है। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हमने एग्जाम्पल में देख तो लिया कि किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है। अब एक इतने बड़े कंट्री को गवर्न करने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, गवर्नमेंट देखो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। एजुकेशन और हेल्थ वगैरह की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट को देनी है, ये सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करती है और जो मनी होती है ना, ये जो टैक्स से मनी आती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस या डिफेंस अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे खर्च करती है। तो इस तरह से पूरी की पूरी वेलफेयर स्कीम बनती है और वो इम्प्लीमेंट होती है। कुछ लोग जो है उनको डिसीजन लेना होता है कि किस तरह से एक्टिविटीज़ करेंगे, किस तरह से ये चलेंगी। कुछ लोगों को इन एक्टिविटीज़ इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी करना होता है। और अगर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं इन डिसीजंस पे, तो उसको सॉल्व भी तो करना है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो डिटरमाइन कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें ये पता हो, सबको ये पता हो कि कौन रिस्पॉन्सिबल है क्या काम करने के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर एक्टिविटीज़ जो है ना वो एक टाइम वो हमेशा चलती रहे, एक्टिविटीज़ हमेशा चलती रहे, जो लोग अभी पावर में है वो बदल भी जाए ना तब भी एक्टिविटीज़ चलती जाए, पोजीशंस में चेंज आने के बावजूद भी। तो इसीलिए इस तरह के सभी टास्क को अटेंड करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स बनाने पड़ेंगे और हर मॉडर्न डेमोक्रेसी में बनाए भी जाते हैं। और इन्हीं अरेंजमेंट्स को कहते हैं इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं। एक डेमोक्रेसी जो है ना वो अच्छी तरह काम तब करती है जब इंस्टीट्यूशंस अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर देते हैं, जो भी फंक्शंस उनको असाइन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का ना बेसिक रूल्स बता देता है कि पावर्स या फंक्शंस क्या होने वाले हैं हर एक इंस्टीट्यूशन के। इस एग्जाम्पल में जो अभी हमने देखा है, हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस के वर्क के बारे में देखा है। जैसे देखो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो कि सभी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस को लेने वाले हैं। सिविल सर्वेंट्स साथ में काम करेंगे और यही लोग जो मिनिस्टर लोग डिसीजन लेंगे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो तब काम करेगा जब सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट आ जाए, तो उनको फाइनलाइज करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। इसी तरह और भी कई इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना ना इजी नहीं होता। इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो इसी कारण ना लीडर्स के हाथ भी बंध जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस में मीटिंग्स, कमेटीज, रूटीन्स वगैरह भी होते हैं, तो इसी कारण से डिलेज भी होते हैं, मतलब काम लेट भी होता जाता है और कॉम्प्लेक्स भी होता जाता है, कॉम्प्लिकेशंस भी आते रहते हैं। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करना कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है काफ़ी। कभी कभी ये फील भी हो सकता है कि काफ़ी बेटर होता है कि अगर एक व्यक्ति सारे डिसीजंस ले ले, कोई रूल प्रोसीजर मीटिंग कुछ हो ही ना। लेकिन डेमोक्रेसी वाली बात क्या रह गई अगर एक ही व्यक्ति सारे डिसीजन लेगा, तो ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट नहीं है। कुछ जो डिलेज या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, वास्तव में कभी कभी ये यूजफुल भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके कारण ना एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि काफ़ी सारे लोगों से किसी एक डिसीजन के बारे में कंसल्ट कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है। इंस्टीट्यूशंस ना एक तरह से गुड डिसीजन को तो लेने के लिए डिफिकल्ट बना ही देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ कोई बेकार डिसीजन लेना हो ना, तो वो भी इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम लगेगा, लोग अलग अलग बातें बोलेंगे। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना वो इन इंस्टीट्यूशंस की कदर करती है। पार्लियामेंट, अब देखो ऑफिस मेमोरेंडम के एग्जाम्पल में हमने रोल ऑफ पार्लियामेंट शायद देखा है या शायद ना भी देखो, लेकिन फिर भी देखो ये जो डिसीजन था ये पार्लियामेंट ने तो लिया नहीं, तो आप सोच ही रहे होगे कि पार्लियामेंट में इसका क्या रोल है। लेकिन फिर भी अगर हम स्टोरी में बैक में जाए तो हमें पता लगेगा कि पार्लियामेंट का किस तरह से इसमें रोल था। पहले देखो ये हम सेंटेंसेस को पूरा करते हैं, इससे अपने को कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगी। द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड, कहाँ डिस्कस किया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट को? इन द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज पार्लियामेंट एड्रेस, पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको मेंशन किया था। और प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की थी, प्राइम मिनिस्टर मेड अनाउंसमेंट। तो डिसीजन देखो डायरेक्टली तो पार्लियामेंट ने लिया नहीं था,
लेकिन पार्लियामेंट्री डिस्कशन जो हुआ था ना, उसने इस रिपोर्ट को काफी इन्फ्लुएंस किया था, और जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था ना, उसको भी काफी शेप दी थी। एक तरह से प्रेशर आ गया था गवर्नमेंट पे कि वो मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है ना, उसके ऊपर काम करे। अगर पार्लियामेंट देखो इसके फेवर में ना होता तो गवर्नमेंट कर भी ना पाती ये काम। हमें पता है क्यों, क्योंकि अगर पार्लियामेंट फेवर में नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। हमने पहले भी पार्लियामेंट के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा है, और हमें एक तरह से समझ भी आ जाता है कि अगर काम ना किया जाता इस पे तो पार्लियामेंट क्या कर सकता था। कैबिनेट के डिसीजन को पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? देखो, हर एक डेमोक्रेसी में एक ऐसी असेंबली जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ना, वो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकते हैं लोगों के बिहाफ पर ही, वो होती है पार्लियामेंट। इंडिया में ऐसी नेशनल असेंबली को जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसको कहा जाता है पार्लियामेंट। हर एक स्टेट लेवल पे इसी को देखो लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली कह देते हैं। और ये नेम जो है ना, अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ना इस तरह की एक असेंबली कह लो या सभा कह लो होती है। और ये जो सभा होती है ना, ये पॉलिटिकल अथॉरिटी को लोगों के बिहाफ पर कई कई तरीकों से एक्सरसाइज कर सकती है। जैसे देखो, पार्लियामेंट देखो सबसे पहले तो लॉज बनाने के लिए देश की फाइनल अथॉरिटी है। ये जो लॉ बनाने का काम या लेजिस्लेशन का काम कह लो, ये इतना जरूरी है कि ये जो असेंबलीज होती है ना, इनको लेजिस्लेचर्स ही कहा जाता है। ये लॉ ही बनाती है। पार्लियामेंट जो पूरी दुनिया में होते हैं ना, ये नए लॉज बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग लॉज को हटा भी सकते हैं और नए लॉज भी बना सकते हैं उनकी जगह पे। पूरी दुनिया में जो पार्लियामेंट्स होते हैं ये ना, गवर्नमेंट किस तरह से करे काम करेगी उस पर कुछ कंट्रोल रखते हैं। लेकिन इंडिया जैसे कंट्रीज में ना, पार्लियामेंट्स का डायरेक्ट और पूरा कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है। और जो लोग गवर्नमेंट को रन करते हैं ना, वो डिसीजंस तब तक ही ले सकते हैं जब तक उनको पार्लियामेंट का सपोर्ट मिलेगा। पार्लियामेंट्स जितनी भी गवर्नमेंट के पास मनी होती है ना, उसको कंट्रोल करते हैं। और कई कंट्रीज में तो पब्लिक मनी जो है ना, वो तभी स्पेंड की जा सकती है अगर पार्लियामेंट उस मनी को सैंक्शन करता है, तभी। अब देखो, डिस्कशन का जो हाईएस्ट फोरम होता है ना, वो होता है पार्लियामेंट। किसी भी पब्लिक इशू पर डिबेट होनी हो, नेशनल पॉलिसी पर कंट्री में डिबेट होनी हो, तो उसके लिए हाईएस्ट फोरम पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट जो है ना, वो किसी भी मैटर पर इंफॉर्मेशन मांग सकता है। टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, देखो हम पढ़ चुके हैं कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं। पार्लियामेंट देखो काफी जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है ना, उनमें सेंट्रल रोल प्ले करता है। और कई जो लार्ज कंट्रीज है ना, वो रोल और पावर्स को पार्लियामेंट में दो पार्ट्स में बांट देते हैं, और इनको चैम्बर्स या हाउसेज कहते हैं। एक हाउस जो होता है वो यूजुअली ना डायरेक्ट जो लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, और लोगों के बिहाफ पर ये हाउस जो होता है रियल पावर को एक्सरसाइज करता है, रियल पावर यूज करता है। और जो सेकंड हाउस होता है ना, इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है यूजुअली तो, और ये कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो मोस्ट कॉमन वर्क होता है ना सेकंड हाउस का, वो होता है कि वो अलग अलग स्टेट्स, रीजन या फेडरल यूनिट्स हैं, उनके इंटरेस्ट को देखे थोड़ा सा। अपने कंट्री में, इंडिया में, पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, और इनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। और मतलब दो हाउसेस होते हैं, एक को कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर राज्यसभा, और एक को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। और जो प्रेसिडेंट होता है ना, इंडिया के प्रेसिडेंट, वो पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, लेकिन वो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं होते। इसीलिए सभी लॉज जो कि हाउसेस में बनाए जाते हैं ना, वो तभी काम में आ सकते हैं जब उनको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाए, जब प्रेसिडेंट उनको अलाउ कर दे। हमने पहले भी पढ़ा है इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, और चैप्टर 3 में हमने ये भी देखा है कि किस तरह से लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। अब हम कुछ जो की डिफरेंसेस है ना इन दो हाउसेस की कॉम्पोजिशन में, पार्लियामेंट के दो हाउसेस की कॉम्पोजिशन में, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये क्वेश्चंस देखो, इनका अपने को आंसर करना है, लोकसभा और राज्यसभा के कंटेक्स्ट में आंसर करना है कि कितने मेंबर्स होते हैं दोनों में। तो देखो, लोकसभा में तो होते हैं 543 मेंबर्स, और राज्यसभा में होते हैं 253 मेंबर्स। और इनको इलेक्ट कौन करता है? लोकसभा के मेंबर्स को तो हम जनता इलेक्ट करती है, और राज्यसभा के इनडायरेक्टली एमएलए, एमपी वगैरह अलाउड इलेक्ट करते हैं। और क्या टर्म होती है, मतलब कितने टेन्योर तक काम करते हैं ये? लोकसभा की होती है 5 ईयर्स और राज्यसभा की होती है 6 ईयर्स। और क्या इन हाउसेस को डिसॉल्व किया जा सकता है, और या ये परमानेंट है? तो देखो, लोकसभा को तो डिसॉल्व किया जा सकता है और राज्यसभा परमानेंट होती है। और इन दोनों हाउसेस में से ज्यादा पावरफुल हाउस कौन सा है? ऐसा हो सकता है कि हमें लगता हो कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कभी कभी ना इसको अपर चैम्बर भी कह देते हैं और लोकसभा को लोअर चैम्बर भी कह देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा जो है वो लोकसभा से ज्यादा पावरफुल है। ये सिर्फ बोलने का एक तरीका है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज नहीं है ये। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स जरूर देता है स्टेट्स के मैटर पे, लेकिन काफी जो मैटर होते हैं ना,
तो उसमें लोकसभा ही सुप्रीम पावर को यूज करता है, सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करता है। अब हम देखते हैं कैसे। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ जो बना है वो दोनों हाउसेस को पास करवाना पड़ता है। लेकिन अगर दोनों हाउसेस में कोई डिफरेंसेस हो ना, तो फाइनल डिसीजन एक जॉइंट सेशन, द फाइनल डिसीजन लेने के लिए एक जॉइंट सेशन रखना होता है, जिसमें ना दोनों हाउसेस के मेंबर साथ में बैठते हैं। लेकिन क्योंकि देखो लोकसभा में मेंबर्स ज्यादा होते हैं, तो अल्टीमेटली उनकी बात ना जीत जाती है लोकसभा वालों की। लोकसभा के पास देखो मनी मैटर्स में ज्यादा पावर भी होती है। एक बार देखो कोई बिल जो लोकसभा में पास किया है, जो बात लोकसभा ने बजट, गवर्नमेंट का बजट एक बार लोकसभा ने पास कर दिया, या फिर कोई भी मनी रिलेटेड लो जो लोकसभा ने पास कर दिया ना, तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा सिर्फ उसको 14 डेज के लिए डिलेज कर सकता है या फिर चेंजेस को सजेस्ट कर सकता है। तो लोकसभा चाहे तो उनको एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करे। राज्यसभा उसको मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकता। और सबसे इम्पोर्टेंटली लोकसभा ही जो है ना, लोकसभा को कौन कंट्रोल करता है? लोकसभा किसको कंट्रोल करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। सिर्फ वो पर्सन जो कि मेजोरिटी का सपोर्ट एंजॉय कर रहे हैं ना, लोकसभा के मेंबर्स की मेजोरिटी का सपोर्ट, वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर लोकसभा की मेजोरिटी मेंबर्स जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नो कॉन्फिडेंस कह दे कि हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इनमें, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ सभी मिनिस्टर्स को क्विट करना पड़ जाता है। राज्यसभा के पास ऐसी पावर्स नहीं है। अ डे इन द लोकसभा। लोकसभा में एक दिन बता रही है कैसा था। तो देखो 7 दिसंबर 2004 ये एक ऑर्डिनरी डे था 14th लोकसभा की लाइफ में। अब हम देखेंगे कि क्या हुआ था इस दिन पे। और तो इस तरह ना अपने को समझ आएगा कि पार्लियामेंट के क्या रोल्स और पावर्स जो है वो इस दिन पर किस तरह से यूज हुए हैं। देखो 11 बजे कई जो मिनिस्टर्स जो है ना उन्होंने रिटर्न आंसर्स दिए थे लगभग 250 क्वेश्चंस पे, जो कि मेंबर्स ने पूछे थे। किस तरह के क्वेश्चंस थे कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है मिलिटेंट ग्रुप्स को लेकर कश्मीर में, और साथ साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर क्या क्या अत्याचार हुए हैं जो कि पुलिस ने भी किए हैं। गवर्नमेंट जो है वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्होंने मेडिसिन के दाम बढ़ा दिए, प्राइसेस बढ़ा दिए, उसको लेकर क्या करेगी। 11 बजे ये शुरू हुआ। 12 बजे क्या हुआ, काफ़ी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट किया गया और उन पर डिस्कशन करने के लिए लाए गए। इनमें किस तरह की थी कि जो इंडो टिबेटन बॉर्डर की पुलिस फोर्स है इसको रिक्रूटमेंट को लेकर क्या रूल्स बनेंगे। आईआईटी खड़गपुर की जो एनुअल रिपोर्ट थी उस पर भी डिस्कशन करनी थी। और जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम का है, इसके जो अकाउंट्स और रिपोर्ट्स थे उनको भी देखना था। अब 12 बजे तो ये सब हुआ। 12:02 पर ही जो मिनिस्टर थे ना डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की रिवाइटलाइजेशन, मतलब पुनरुद्धार करने के लिए स्टेटमेंट दी। अब जो मिनिस्टर थे स्टेट के रेलवेज के लिए, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिखाई, जिसमें वो दिखा रहे थे कि जो ग्रांट की जरूरत है ना रेलवेज को, वो जो रेलवे बजट में दी गई है उससे ज्यादा है, मतलब ज्यादा पैसे चाहिए उनको। और जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थे, इन्होंने भी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन बिल्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन बिल्स 2004। साथ ही साथ इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी कि वो जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि गवर्नमेंट को इसके लिए क्या एक अध्यादेश लाना चाहिए। अब देखो इतना बिजी रहता है एक दिन। 12 बजे ये हुआ, 12:02 पर ये हुआ, 12:14 की बात आ गई। कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को हाईलाइट कर दिया, जैसे कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, वो रजिस्टर्ड केसेस जो है कुछ जो तहलका के लीडर्स हैं उनके खिलाफ के जो केसेस है उन पर ढंग से काम नहीं कर रही। और साथ ही साथ राजस्थानी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इंक्लूड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही साथ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है ना फार्मर्स या एग्रीकल्चरल वर्कर्स को लेकर आंध्र प्रदेश में, इनके भी रिन्यू करनी पड़ेगी। 12:14 पर ये सब होने लग गया। 2:26 पर देखो दो बिल्स प्रपोज किए गए गवर्नमेंट द्वारा और इनको पास भी करा लिया गया। वो दो बिल्स कौन से थे? द सिक्योरिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल, द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज अमेंडमेंट बिल। अब देखो 4 बजे फाइनली एक लंबी डिस्कशन हुई, जिसमें फॉरेन पॉलिसी जो है ना गवर्नमेंट की, और साथ ही साथ की एक नीड है कि हमें ये जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है ना इराक की सिचुएशन में, इसको ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए। 7:17 पर डिस्कशन खत्म हुआ और जो हाउस है वो नेक्स्ट डे तक स्थगित हो गया। ऐसा एक दिन रहता है लोकसभा में। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। देखो अभी अपने को याद होगा हमने ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा था जिससे चैप्टर स्टार्ट हुआ था। तो हमने देखा कि जो पर्सन जिसने ये डॉक्यूमेंट साइन किया है ना, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, वो सिर्फ जो पॉलिसी डिसीजन किसी और ने लिया है उसको एग्जीक्यूट करवा रहे थे। हमने देखा कि क्या प्राइम मिनिस्टर का रोल था इस डिसीजन में, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो डायरेक्टली तो ये डिसीजन नहीं ले सकता अगर उनके पास लोकसभा का सपोर्ट ना हो तो इस सेंस में
वो एक तरह से पार्लियामेंट की जो इच्छा है उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसीलिए अलग अलग लेवल्स पर जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, हम देखते हैं कि अलग अलग फंक्शनरीज जो होती है वो डे टू डे डिसीजंस में सुप्रीम पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। सभी फंक्शनरीज को कलेक्टिवली एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो इन पॉलिसीज की जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है ना, वो इसका एग्जीक्यूशन करवाता है, मतलब वो इसको लागू करवाता है। इसीलिए जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं हम यूजुअली एग्जीक्यूटिव की ही बात करते हैं। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में देखो दो कैटेगरीज होती है जो कि एग्जीक्यूटिव बनाती है मिलकर। एक तो होती है जो कि कुछ एक वो लोग होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, इनको कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिकल लीडर्स बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं ना, वो इस कैटेगरी में आते हैं। सेकंड कैटेगरी में कौन होता है? सेकंड कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है। इनको कहा जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स या फिर सिविल सर्विसेज। और जो लोग सिविल सर्विसेज में काम करते हैं इनको कहा जाता है सिविल सर्वेंट्स। ये ऑफिस में ना तब भी रहते हैं जब रूलिंग पार्टी चेंज हो जाती है। ये ऑफिसर्स जो होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं और साथ ही साथ उनको असिस्ट भी करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करने में। अब हम याद भी कर सकते हैं कि क्या पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का रोल था इस ऑफिस मेमोरेंडम के केस में। हम ये भी पूछ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इनके पास नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पावर क्यों होती है? मिनिस्टर जो है वो सिविल सर्वेंट से ज्यादा पावरफुल क्यों है? सिविल सर्वेंट अक्सर हमने देखा है कि ज्यादा एजुकेटेड होता है, ज्यादा उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो एडवाइजर्स जो कि हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो सकता है उनके पास फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। कभी कभी जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, इनको टेक्निकल मैटर्स का बहुत कम पता होता है, और अपनी मिनिस्ट्री के अंडर जो टेक्निकल मैटर्स आते हैं उनका काफी कम पता होता है। तो ऐसा अक्सर इंडस्ट्री में डिफेंस इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, माइंस, इस तरह की मिनिस्ट्रीज में देखा जाता है। तो फिर भी देखो मिनिस्टर्स का इन मैटर्स पर फाइनल से क्यों होता है, मतलब मिनिस्टर्स की बात फाइनल क्यों होती है? इसका रीजन ना बहुत सिंपल है। एक डेमोक्रेसी में जो लोगों की इच्छा होती है ना वो सुप्रीम होती है। अब मिनिस्टर जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का। तो इसीलिए उसी को ये हक मिला है कि वो जो लोगों की इच्छा है ना उनके बिहाफ पर उसको एक्सरसाइज कर सके, लोगों की इच्छा के अनुसार काम कर सके। वही अल्टीमेटली जो भी उसके डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे लोगों को वो इसी को आंसर करना पड़ेगा, वही आंसरेबल है। तो इसीलिए मिनिस्टर जो होता है ना वही फाइनल डिसीजंस लेता है। मिनिस्टर डिसाइड करता है कि ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या रहने वाला है, या फिर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स ध्येय रहने वाले हैं एक डिसीजन पॉलिसी पर, एक डिसीजन को लेकर। मिनिस्टर देखो, मिनिस्टर से ना ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो एक एक्सपर्ट हो अपनी मिनिस्ट्री के मैटर्स में। मिनिस्टर जो होता है ना वो एक्सपर्ट्स की राय लेता है टेक्निकल मैटर्स पे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ना जो अक्सर ये देखा गया है कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना वो अलग अलग ओपिनियंस या व्यूज मिनिस्टर्स के सामने रख देते हैं कि क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, उसके बेसिस पर ना अलग अलग व्यूज रख देते हैं। तो फाइनली मिनिस्टर्स को डिसाइड करना पड़ता है। और ये तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर होता भी है। जो लोग ओवरऑल पिक्चर को या फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझते हैं ना वही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, एक्सपर्ट नहीं लेते ये सारे डिसीजन। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर समझता है वही लेता है। एक्सपर्ट सिर्फ बता सकते हैं रूट को, लेकिन जो कोई बड़ा व्यू रखता है ना वो डेस्टिनेशन को डिसाइड करता है। अलग अलग, जैसे आपको एक जगह पर पहुंचना है वो तो आपकी डेस्टिनेशन है, लेकिन किस रास्ते से पहुंचना है वो एक्सपर्ट्स बता देंगे। तो एक डेमोक्रेसी में इलेक्टेड मिनिस्टर्स जो होते हैं ना वो इस तरह का रोल प्ले करते हैं कि किस तरह से पहुंचना है, आप मेरे को अलग अलग व्यू अपनी अपनी गाइडेंस देते रहो। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है अपने कंट्री में। कोई भी देखो डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है ना किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता कि मेरे को ये व्यक्ति पसंद है तो मैं इसको अपॉइंट कर लूँ, ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट मेजोरिटी पार्टी के लीडर को अपॉइंट करता है, या फिर जिस कोलिशन जो हुई है ना पार्टीज की जिन्होंने मिलकर मेजोरिटी बनाई है उनके लीडर को अपॉइंट कर लेता है प्राइम मिनिस्टर की तरह। अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी सिंगल पार्टी या फिर किसी भी अलायंस ने मेजोरिटी नहीं बनाई, तो प्रेसिडेंट जो होता है ना, तो प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को अपॉइंट करता है जिसका मेजोरिटी सपोर्ट मिलने का ज्यादा चांस होता है। प्राइम मिनिस्टर का एक फिक्स टेन्योर नहीं होता। वो तब तक पावर में रहता है जब तक वो मेजोरिटी पार्टी या फिर कोलिशन का लीडर बन के रह सकता है। जब तक लीडर बना रहता है तब तक वो पावर में रहता है। एक बार प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही। मिनिस्टर्स यूजुअली देखो वो पार्टी से ही होते हैं या फिर कोलिशन से होते हैं जो उन्होंने मेजोरिटी बनाई है लोकसभा में। प्राइम मिनिस्टर फ्री है मिनिस्टर्स को चूज करने के लिए जब तक
कब तक फ्री है? जब तक वो लोग पार्लियामेंट के मेंबर्स है, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स को ही वो मिनिस्टर्स की तरह चूज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो भी मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को फिर देखो 6 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर अंदर इलेक्ट होना पड़ता है किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में। जब वो मिनिस्टर बन गया ना, उसके 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर अंदर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है ना, ये एक ऑफिशियल नाम दिया गया है इस बॉडी को, जिसमें सभी मिनिस्टर्स आ जाते हैं। इसमें लगभग 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग रैंक्स के। कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, या फिर पार्टी जो कि मेजर मिनिस्ट्रीज का चार्ज जिसके पास है, उसके जो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं ना, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, ये मिलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से डिसीजन लेने के लिए। कैबिनेट इसीलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, उसके इनर रिंग है, और इसमें लगभग 25 मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अब ये देखो, ये कौन होते हैं? ये यूजुअली जो स्मॉलर मिनिस्ट्रीज होते हैं ना, उनके इंचार्ज होते हैं। और ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में तभी जब इनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये लोग देखो, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर अटैच्ड एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, मतलब ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच रहते हैं और इनका काम भी यही है कि वो असिस्ट करे कैबिनेट मिनिस्टर्स को। देखो, ये प्रैक्टिकल तो है नहीं सभी मिनिस्टर्स के लिए कि वो रोज रोज मिले और किसी चीज को डिस्कस करते रहे। तो डिसीजंस जो होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कई कंट्रीज में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है। मिनिस्टर्स के अलग अलग व्यूज और ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सभी को जो कैबिनेट का डिसीजन होता है ना, वो डिसीजन मानना पड़ता है। कोई भी मिनिस्टर जो है वो ओपनली गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। हाँ, बेशक बेशक वो किसी दूसरी मिनिस्ट्री या दूसरे डिपार्टमेंट का ही डिसीजन क्यों ना हो। हर एक मिनिस्टर जो होता है उसका सेक्रेटरी होता है। हर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है, मिनिस्टर का नहीं, मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है। और ये सेक्रेटरी भी सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं। सेक्रेटरीज जो होते हैं ना, ये नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो मिनिस्टर्स को दे देते हैं ताकि वो डिसीजंस ले सके। अब कैबिनेट एक टीम की तरह काम कर रही होती है, और उनको असिस्ट कौन करते हैं? उनको असिस्ट करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट। अब इनमें कौन कौन आ जाते हैं? इनमें काफी सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि मिनिस्टर्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को काम करने में कोऑर्डिनेट करते हैं, हेल्प करते हैं। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ना क्लियरली तो बताता नहीं है कि क्या पावर्स है प्राइम मिनिस्टर की या फिर दूसरे भी मिनिस्टर्स की, या उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है। लेकिन एक तरह से हेड ऑफ गवर्नमेंट होने के नाते ना, प्राइम मिनिस्टर की काफी ज्यादा पावर्स होती है। अब क्योंकि वो कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर भी करते हैं, वो एक तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क्स को कोऑर्डिनेट भी करते हैं, तो उनका डिसीजन जो होता है ना, वो फाइनल होता है। इन केस डिसएग्रीमेंट्स आ जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तब भी उनका डिसीजन ही फाइनल है। तो जनरल सुपरविजन भी वो करते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज का सुपरवाइज करते ही रहते हैं। सभी मिनिस्टर उन्हीं की लीडरशिप में काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही सभी मिनिस्टर्स को काम बांटते हैं और फिर से डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट करते ही रहते हैं। अब उनके पास ये भी पावर है कि वो किसी मिनिस्टर को डिसमिस कर दे। जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो पूरी मिनिस्ट्री क्विट कर देती है। तो इसीलिए जो कैबिनेट होती है ना, ये, हालांकि कैबिनेट मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, लेकिन कैबिनेट के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो पावर होती है ना, वो सभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में, जितनी भी वर्ल्ड की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है ना, रिसेंट डिकेट्स में, मतलब पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में। और कभी कभी जब प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, इनमें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे देखो, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मेजर रोल में आने लग गई पॉलिटिक्स में। तो प्राइम मिनिस्टर क्योंकि कैबिनेट को कंट्रोल करते हैं और पार्लियामेंट को भी पार्टी के थ्रू वो कंट्रोल कर लेते हैं, तो मीडिया भी इस सब में काफी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि मीडिया भी पॉलिटिक्स और इलेक्शंस को ना एक तरह से, जो टॉप लीडर्स होते हैं ना पार्टी के, उसके कंपटीशन की तरह दिखाता है, एक तरह से कंपटीशन सा बना देता है। इंडिया में भी हमने देखा ही है कि किस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास कितनी सारी पावर्स होती है। जवाहरलाल नेहरू, ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इनके पास इनॉर्मस अथॉरिटी थी, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, पब्लिक को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी जो है, इनको भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल लीडर माना जाता है। इनके जो दूसरे कलीग्स थे ना कैबिनेट में, उनसे काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है इन्हें। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो, जो पावर का एक्सटेंट होता है ना प्राइम मिनिस्टर का, ये एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी
पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में ना, क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स बढ़ गई, तो इसके कारण कोलिशन पॉलिटिक्स समझते हो ना, जैसे जो पार्टीज मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, इस तरह के सीन को कह देते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स। अब कोलिशन पॉलिटिक्स बढ़ने लग गई तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की पावर्स पर ना कंस्ट्रेंट आने लग गए। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है, तो वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, जो उनको मन करा वो डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होता। उनको अलग अलग ग्रुप्स या गुट जो उनकी पार्टी में है या फिर अलायंस पार्टनर्स में है, उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। जो उनके व्यूज या उनकी जो पोजीशंस होती है ना कोलिशन पार्टनर्स की या फिर दूसरी पार्टीज की, जिनके सपोर्ट पर गवर्नमेंट डिपेंड करती है, उनको भी मनाकर चलना पड़ता है, तो इसीलिए पावर्स कुछ कुछ लिमिट हुई है। द प्रेसिडेंट, अब देखो प्राइम मिनिस्टर तो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, उनके सिर्फ नाम की पावर्स है। इंडिया के प्रेसिडेंट और ब्रिटेन की क्वीन एक जैसी है, जो सिर्फ औपचारिक रूप से ही काम करते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो ओवरऑल फंक्शनिंग जो होती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की अपने कंट्री में, उनको सुपरवाइज करते हैं कि ताकि जो ऑब्जेक्टिव है ना देश का, स्टेट का, उस वो अचीव कर सके, ताकि सभी जो इंस्टीट्यूशंस है वो हारमनी में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके, इसलिए वो सुपरवाइज करते हैं। प्रेसिडेंट को देखो लोग डायरेक्टली तो इलेक्ट करते नहीं है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना पार्लियामेंट के, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और एक कैंडिडेट जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा है ना, उनको एक मेजोरिटी के वोट्स जो होते हैं ना वो इलेक्शन में जीतने पड़ते हैं। ये इंश्योर करता है कि जो प्रेसिडेंट जो है ना, उनको एक तरह से हम ऐसे देख सकते हैं कि वो पूरे के पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम टाइम पर देखो प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी ना किसी भी तरह का डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट तो क्लेम नहीं कर सकते, जैसा प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मतलब इतनी पॉपुलैरिटी नहीं होती प्रेसिडेंट की जितनी प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो इस कारण ये भी इंश्योर किया जा सकता है कि वो सिर्फ एक नाम मात्र की एग्जीक्यूटिव रहेंगे, प्रेसिडेंट। अब ये बात जो सेम बात है ना, ये प्रेसिडेंट के लिए ही नहीं, प्रेसिडेंट की पावर्स के लिए भी ऐसी बात है। अगर हम कैजुअली कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने लग जाए तो हम सोचेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। जितनी भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती है। जितने भी लॉज या मेजर डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो उनके नाम पर ही होते हैं। जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, मेजर अपॉइंटमेंट्स, वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। इसके देखो किस तरह के अपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं इस तरह की चीज़ों में। मतलब किस तरह के अपॉइंटमेंट्स की हम बात कर सकते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, स्टेट्स के गवर्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स, अम्बेसडर्स, या फिर दूसरे कंट्रीज के जो अम्बेसडर्स हम के लिए जो हम अम्बेसडर्स अपॉइंट करते हैं, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है। सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ये सब पावर्स ना तभी तक एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तक उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मिल जाए। जो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कह भी सकते हैं कि वो अपनी एडवाइस को रिकंसीडर करे। लेकिन सपोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिकंसीडर नहीं की, सेम एडवाइस वापस दे दी, तो वो एक तरह से बाउंड है कि उनको उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा। सिमिलरली एक बिल जो कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया वो तभी लॉ बन सकता है जब प्रेसिडेंट उसको असेंट दे दे, प्रेसिडेंट अप्रूव कर दे। अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे तो वो उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं और वापस से वो बिल रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट ने सपोज सेम बिल ही वापस दे दिया ना, तो प्रेसिडेंट को वो साइन करना ही पड़ेगा। तो फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि प्रेसिडेंट वास्तव में करते क्या है। क्या वो खुद से भी कुछ कर सकते हैं? एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि वो खुद से कर सकते हैं प्रेसिडेंट, वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। जब कोई भी पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टीज जो होती है वो एक क्लियर मेजोरिटी को सिक्योर नहीं कर पाती ना इलेक्शंस में, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मेजोरिटी पार्टी में से एक लीडर को अपॉइंट करते हैं या फिर कोलिशन में से एक लीडर को अपॉइंट करते हैं जो कि मेजोरिटी सपोर्ट को एंजॉय करते हैं लोकसभा में। जब कोई भी पार्टी या कोलिशन जो होती है, कोई भी पार्टी या कोलिशन मेजोरिटी ले जाती है ना लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट अपनी जो पावर होती है ना उसको यूज करते हैं। प्रेसिडेंट एक लीडर को अपॉइंट करते हैं जो कि उनके ओपिनियन में मेजोरिटी सपोर्ट जीत सकता है, मेजोरिटी सपोर्ट जीत सकता है लोकसभा का। इस तरह के केस में प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि आप ना अपनी मेजोरिटी प्रूव करो लोकसभा में एक स्पेसिफाइड टाइम में। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पूरी दुनिया में जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ना वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स नहीं होते। सिर्फ इंडिया, मतलब इंडिया जैसा केस सब पूरी दुनिया में नहीं होता। जो दुनिया के कई कंट्रीज है ना,
वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होते हैं। जैसे देखो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ना, वो एक इस तरह के प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल भी है। मतलब वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, हेड ऑफ द स्टेट भी है। यूएस के जो प्रेसिडेंट है ना, इसको लोग डायरेक्टली अपॉइंट इलेक्ट करते हैं, और पर्सनली वो जो प्रेसिडेंट फिर इलेक्ट हो गए ना, वो पर्सनली सभी मिनिस्टर्स को चूज और अपॉइंट करते हैं। और लॉ मेकिंग अभी भी लेजिस्लेचर ही करता है, गवर्नमेंट। अब लेजिस्लेचर को यूएस में कहते हैं कांग्रेस, लेकिन प्रेसिडेंट जो है ना, वो चाहे जिस लॉ को उसको वीटो कर सकते हैं यूएस में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कांग्रेस के मेजोरिटी मेंबर्स का सपोर्ट जीते, ना ही उन्हें कोई जवाब देना किसी को भी। उनका एक फिक्स टेन्योर है 4 साल का, और वो कंप्लीट होएगा ही होएगा। मतलब वो कंप्लीट तब भी होगा जब उनकी पार्टी को कांग्रेस में मेजोरिटी ना मिल रही हो, तब भी होगा। और इस तरह के मॉडल को ना लैटिन अमेरिका के कई कंट्रीज और एक्स सोवियत यूनियन के कई कंट्रीज फॉलो करते हैं। एक तरह से प्रेसिडेंट को वो सेंट्रलिटी दे देते हैं। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है ना, इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अपने कंट्रीज जैसे कई कंट्रीज जो कि ब्रिटिश मॉडल को फॉलो करते हैं, जैसे अपना कंट्री भी ब्रिटिश मॉडल को ही फॉलो करता है। तो पार्लियामेंट, इसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, इसीलिए अपने सिस्टम को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द जुडिशरी। अब देखो हम एक लास्ट टाइम ये जो ऑफिस मेमोरेंडम वाली स्टोरी थी, इसको याद कर लेते हैं। इस टाइम देखो हम स्टोरी को रिकॉल तो नहीं करेंगे, लेकिन हम सोचते हैं क्या होता अगर, देखो ये स्टोरी जो है ये सेटिस्फैक्ट्री एंड पे क्यों आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दी थी और उसको सबने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप सोचो कुछ इस तरह की सिचुएशंस आ जाए, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट जैसा कंट्री में कुछ हो ही ना। देखो अब मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन उसके पास पावर ही ना हो गवर्नमेंट के एक्शंस को जज करने की। या फिर मान लेते हैं चलो पावर्स भी हो, लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास ही ना करता हो कि सुप्रीम कोर्ट तो फेयर वर्डिक्ट देने ही नहीं वाला, गलत वर्डिक्ट भी दे दे। और मान लो कि वो फेयर जजमेंट दे भी दे, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं उन्होंने जजमेंट को स्वीकारा ही नहीं, तो इस तरह के भी तो केसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक पावरफुल जुडिशरी हो, सभी डेमोक्रेसीज के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जितने भी कोर्ट्स जो कि अलग अलग लेवल पर कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, उनको साथ में रखा जाए तो उनको जुडिशरी कहते हैं। इंडियन जुडिशरी में क्या क्या आ जाता है, इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आ जाती है पूरे नेशन के लिए, हाई कोर्ट्स आ जाती है स्टेट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कोर्ट्स आ जाती है लोकल लेवल के लिए। इंडिया में देखो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट जो है ना, पूरे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि कंट्री में चल रहा है उसको कंट्रोल करेगा। अगर डिसीजन और जो डिसीजन है ना सुप्रीम कोर्ट के, ये पूरे देश में माने जाएंगे। किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, सपोज सिटीजन्स और कंट्री के बीच का डिस्प्यूट हो, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट हो, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच का डिस्प्यूट हो, दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच का डिस्प्यूट हो, गवर्नमेंट और का डिस्प्यूट हो यूनियन और स्टेट लेवल पे, हर एक डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर सकता है। और ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सिविल और क्रिमिनल केसेस की बात करें उसमें भी। हर एक तरह की जो अपील्स होती है ना, जो भी हाई कोर्ट्स के डिसीजंस हो गए सपोज, उनके अगेंस्ट भी अपील्स को सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मतलब हो जाता है कि जुडिशरी जो है ना, वो किसी भी तरह के लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है। जजेस जो है वो गवर्नमेंट जो के निर्देश के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते। मतलब जजेस को गवर्नमेंट का निर्देश नहीं चाहिए काम करने के लिए, और ना ही वो किसी पार्टी के निर्देश की ज़रूरत उनको। जो भी पार्टी पावर में उनसे भी नहीं पूछते वो किस तरह से काम करना है। इसीलिए जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज होती है ना, इनमें कोर्ट्स जो होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। इंडिया ने भी ये अचीव कर लिया है। जो जजेस है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ ही। और जब देखो इसका वास्तव में मतलब क्या हो जाता है कि जो सीनियर जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वो नए जजेस को, जो नए जजेस बनेंगे सुप्रीम कोर्ट को, उनको सिलेक्ट करते हैं। हाई कोर्ट के नए जजेस को भी सिलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए काफ़ी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है ना, उनका तो बहुत कम इंटरफेरेंस होता है इन सब चीज़ों में। जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, इनको यूजुअली चीफ जस्टिस जो होते हैं ना वो अपॉइंट करते हैं। एक बार देखो एक पर्सन को अपॉइंट कर लिया ना जज की तरह सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो नियरली इनको रिमूव करना इम्पॉसिबल ही हो जाता है उस पोजीशन से। एक तरह से ये इतना ही डिफिकल्ट है जितना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना है। एक जज को रिमूव किया ही नहीं जा सकता। जज को सिर्फ देखो कब रिमूव कर सकते हैं, जज को सिर्फ तब रिमूव कर सकते हैं जब एक इम्पीचमेंट मोशन पास किया जाए दोनों हाउसेस में सेपरेटली, जब
दोनों हाउसेस के 2/3 मेंबर्स जो है ना पार्लियामेंट के, वो इसको पास करवा दे। और इंडियन डेमोक्रेसी में ये आज तक हुआ नहीं है। जो जुडिशरी है ना इंडिया की, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना, इनके पास पावर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना कंट्री का, उसको भी इंटरप्रेट कर ले। वो किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। जो भी लेजिस्लेचर ने लॉ लिया है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर जो एग्जीक्यूटिव के एक्शन है उनको भी। हालांकि बेशक वो यूनियन लेवल या स्टेट लेवल किसी भी लेवल पर हो, अगर उन्हें कोई लॉ या एक्शन ऐसा लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग जो है ना वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कितनी है एक लेजिस्लेशन या फिर एक्शन की, जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है कंट्री में, अगर उनके सामने चैलेंज किया जाए तो। इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होता है ना, उसने ये निर्देश दिए है कि कोर या बेसिक प्रिंसिपल्स जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। और जो पावर्स या फिर इंडिपेंडेंस, आज़ादी है इंडियन जुडिशरी की, इसके कारण ही इंडियन जुडिशरी एक तरह से फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन की तरह काम कर सकती है, गार्डियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से सिटीजन्स जो है वो, उनके पास एक अधिकार है कि वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं, ताकि उनको जो कोई भी उनका राइट्स वायलेट हो गया है ना, उसके लिए अगर उनको कोई रेमेडी चाहिए तो। रिसेंट ईयर्स में कोर्ट्स ने ना कुछ जजमेंट्स दिए हैं या फिर कुछ डायरेक्टिव्स दिए ताकि पब्लिक इंटरेस्ट को या ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। कोई भी व्यक्ति है ना, वो कोर्ट्स को पब्लिक इंटरेस्ट, अगर उसको लगता है कि गवर्नमेंट के किसी एक्शन से वो हर्ट हो रहा है, तो वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकता है। इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोर्ट्स इंटरवीन करेंगी ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके डिसीजन लेने के लिए। वो एक तरह से जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स, दे चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स की तरफ से जो माल प्रैक्टिसेस हो रही है ना, कोर्ट्स उनको भी चेक करेंगी। इसीलिए जुडिशरी को एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंजॉय कर पाती है जुडिशरी लोगों के बीच में। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।